बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। और आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है, तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। मैं बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से आपको सिखाऊंगा, एक एक चीज़ की पूरी डिटेल बताऊंगा ताकि किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था वेव नेचर ऑफ पार्टिकल का कंसेप्ट, ठीक है। और वहीं पे हमने डी ब्रॉय का एक हाइपोथेसिस भी पढ़ा था, आपको याद होगा। डी ब्रॉय के मुताबिक लाइट जो कि वेव है, अगर वो एज आ पार्टिकल बिहेव कर सकती है तो नेचर में सिमेट्री पाई जाती है, फिर पार्टिकल को भी एज अ वेव बिहेव करना चाहिए। फिर से सुने, डी ब्रॉय के मुताबिक कि जो लाइट एक वेव है, अगर वो एज अ पार्टिकल बिहेव कर सकती है तो नेचर में सिमेट्री पाई जाती है, तो फिर पार्टिकल को भी एज अ वेव बिहेव करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि जो एक मूविंग पार्टिकल होता है उससे एसोसिएटेड एक वेव होती है, उसकी वेवलेंथ के लिए उन्होंने मैथमेटिकल रिलेशन भी दिया था। आपको याद होगा वो रिलेशन क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम इंटू वी, ठीक है। एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, पी जो है वो मोमेंटम है, और लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ को शो कर रहा है, तो पी इज इक्वल टू एम भी होता है, इसलिए हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब डी ब्रॉय ने ये कहा कि पार्टिकल जो है वो एज अ वेव एक्ट कर सकता है। डी ब्रॉय ने ये बताया कि उस पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उसके लिए मैथमेटिकल रिलेशन दिया, लेकिन इसने कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं दिया, कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं, ये एक थ्योरी थी, ठीक है। तो बाद में दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डेविसन एंड जर्मर। डेविसन और जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे उन्होंने पार्टिकल की वेव नेचर को प्रूव करके दिखाया कि वाकई ही जो एक पार्टिकल है वो एज अ वेव एक्ट कर सकता है। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। इनिशियली देखिए उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिए, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई एक मेटल क्रिस्टल के ऊपर, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर स्कैटर हुए, उन्होंने डायफ्रैक्शन का फिनोमेना शो किया। अब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, ठीक है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन का फिनोमेना शो करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एज अ वेव बिहेव कर रहा है। बच्चों क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस करना, डायफ्रैक्शन करना, ये प्रॉपर्टी होती है वेव की। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिकल है वो डायफ्रैक्शन करके दिखाता है आपको, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर एज अ वेव बिहेव कर रहा है, यानी पार्टिकल जो है वो एज अ वेव बिहेव कर रहा है। जो बात डी ब्रॉय ने की थी वो बात यहाँ पे सच साबित हुई, ठीक है। अब हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने इसको पेपर में लिखना कैसे है, ये मैंने सारे नोट्स बनाए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर दें। मैं साथ साथ आपको गाइड भी करता जाता हूँ, समझाता भी जाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, जर्मर एंड डेविसन प्रोवाइड अ कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेविसन और जर्मर के इस एक्सपेरिमेंट ने हमें एक जो है वो एक प्रूफ दे दिया कि वाकई ही जो पार्टिकल है वो एज अ वेव बिहेव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था जो कि एक पार्टिकल था, उसने डायफ्रैक्शन का फिनोमेना शो किया इस एक्सपेरिमेंट में जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर जो पार्टिकल है वो एज अ वेव एक्ट कर सकता है। अभी उसकी मजीद वजाहत में एक और पॉइंट आप नीचे लिखेंगे, दे शो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर डायफ्रैक्टेड फ्रॉम द मेटल क्रिस्टल इन एग्जैक्टली द सेम मैनर एज एक्स रेज। इसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इस मेटल क्रिस्टल से बिल्कुल उसी तरह डायफ्रैक्ट हुए हैं जैसे एक्स रेज जो कि वेव हैं वो डायफ्रैक्ट हुई थी। जैसे इस मेटल क्रिस्टल से एक्स रेज डायफ्रैक्ट होती हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन भी डायफ्रैक्ट हुआ, ठीक है, जैसे वेव डायफ्रैक्ट होती है। तो इस तरह से पता चला कि इलेक्ट्रॉन ने डायफ्रैक्शन का फिनोमेना शो किया जो कि एक वेव की प्रॉपर्टी है, तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर रखता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपने हेडिंग लगा लेनी है जी, एक्सपेरिमेंट की साथ साथ नोट्स बनाते जाए, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब एक्सपेरिमेंट पहले मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा शॉर्टली, उसके बाद फिर मैं इसके मुताबिक सारा डिटेल से आपको समझाऊंगा। पहले शॉर्टली अपने माइंड में एक स्केच बना लीजिए। इसमें हुआ क्या एक्सपेरिमेंट में, सबसे पहले ऑपरेटर्स की बात करते हैं। ऑपरेटर्स में हमारे पास बच्चों सिंपली एक इलेक्ट्रॉन गन थी। इलेक्ट्रॉन गन आपने क्लास 10th में पढ़ी हुई है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक फिलामेंट होता है, ठीक है, जिसके ऊपर बैरियम ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है, और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ इसको अटैच किया जाता है, ठीक है। ये थर्मियोनिक इमिशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इमिट करता है।
ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में ऐसे बिखरे होते हैं, हमें तो एक डायरेक्शन में चाहिए ताकि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बना पाए इसकी हम। तो फिर हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि एक सिलेंड्रिकल एनोड लेते हैं, ठीक है, उसको हम बैटरी के हाई पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ अटैच करके ये सिलेंड्रिकल एनोड के थ्रू इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स को इसकी तरफ अट्रैक्ट करा लेते हैं। क्योंकि देखो ये सिलेंड्रिकल एनोड जो है वो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन सब के सब इसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे, ठीक है, तो उससे ये होगा कि यहां से ये होल से इलेक्ट्रॉन जो है सीधा आगे की तरफ एक बीम की सूरत में बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या है जी, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गन आ गई। यहां पे हमने इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस किया, फिर इस जो ये जो सिलेंड्रिकल एनोड है इसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन को इधर से हमने खींच के स्पीड के साथ यूं फेंका जैसे फायर किया जाता है, इसीलिए तो इसको इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को वो फायर करती है। ठीक है, तो सामने हमने जी एक मेटल की क्रिस्टल रखी, वो मेटल हमारा निकल है। निकल को सामने रखा और इसकी जो सरफेस के ऊपर हमने बम्बार्डमेंट की जी इन इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हुए। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर स्कैटर हुए। हमारे पास एक डिटेक्टर है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हमें ये आइडिया हुआ। वो मूवेबल डिटेक्टर है और वो इस तरह से इस स्केल के ऊपर जो है वो मूव कर सकता है। ये हमारा डिटेक्टर रहा, ऐसे ऐसे आगे पीछे ये मूव करता है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन आके गिरते हैं, यानी इस पे ये पड़ते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, वो एक करंट जो है वो शो कर देता है। ठीक है, अगर थोड़ा करंट शो होगा मतलब यहाँ पे थोड़े इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अगर ज्यादा करंट शो होगा मतलब यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमें ये चीज पता चल जाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे आगे पीछे यू मूव किया। हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन जो इसकी सरफेस पे पड़े वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर स्कैटर्ड हुए। ठीक है, अच्छा, फिर हमने उसके स्कैटरिंग पैटर्न जो है उसको ऑब्जर्व किया। उससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो वो डायफ्रैक्शन का फिनोमेना कर रहा है, वो कुछ इस तरह का पैटर्न आपको मिलेगा। आपने पढ़ा होगा क्लास 11 के अंदर जो लास्ट चैप्टर्स थे वहां पर आपने देखा था कि जो डायफ्रैक्शन का पैटर्न है वो आपको कुछ इस तरह से मिलता है। एक आपको मैक्सिमम पीक मिलता है, फिर आपको कम, फिर उससे छोटा पीक, फिर उससे छोटा, इस तरह से पीक्स आपको मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो कुछ इसी तरह का ना, जब इसको आगे पीछे यूं घुमाया गया ना, तो कहीं पे आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही थी इलेक्ट्रॉन की, फिर कम होगी, फिर थोड़ी सी बड़ी, फिर कम होगी, फिर थोड़ी सी बड़ी, फिर कम होगी, फिर इसी तरह यहां पर भी ऐसा था। लेकिन एक पॉइंट ऐसा था जहां पर आके आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही थी। तो कुछ इस तरह का पैटर्न जो है वो डायफ्रैक्शन का हमें मिल रहा था देखने को। ठीक है, तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन ने यहां पर डायफ्रैक्शन की फिनोमेना शो किया है। ठीक है बच्चों, अच्छा, अब ये मैंने आपको रफली थोड़ा सा बता दिया, गाइड कर दिया। अब हम डिटेल के साथ चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। तो पहला पॉइंट जो आप लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे इसमें? एक्सपेरिमेंटल सेटअप कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ सोर्स, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ सोर्स। ये फिलामेंट हमारा इलेक्ट्रॉन का सोर्स है। ठीक है, अच्छा, विच आर एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल V, जिनको V पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया। ये कौन सा पोटेंशियल, कहाँ है ये पोटेंशियल? ये जो आपका सिलेंड्रिकल एनोड है ना, जिसके साथ हाई पॉजिटिव पोटेंशियल आपने अटैच किया हुआ है, इसकी बात की जा रही। ये वो V पोटेंशियल है जिससे इनको एक्सेलरेट किया गया। क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे धीमे धीमे आगे पीछे घूम रहे थे, हमने इस सिलेंड्रिकल एनोड को हाई पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया, उससे खींच के अपनी तरफ लाया इधर, और यहां से स्पीड के साथ उनको बाहर फेंका, तो उनको एक तरह से एक्सेलरेट किया, एक तरह से स्पीड अप कर दिया। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने यूं बता देना। फिर आप क्या बताएंगे? अ बीम ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू फॉल ऑन द निकल क्रिस्टल। अब जो यहां से एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही है, उसको आपने सिंपली अलाउ कर दिया इस मेटल की क्रिस्टल या सिंपली निकल क्रिस्टल के ऊपर अलाउ कर दिया आपने। ठीक है, फिर जो बातें बताई वही बातें आपने यहां पर लिखते जाना है। द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड फ्रॉम मेटल क्रिस्टल इन डिफरेंट डायरेक्शन which are detected by the detector moving along a circular scale। जो बात बताई थी वही मैंने यहाँ पर लिखी भी है कि जो एक बीम ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन आई है वो इस निकल क्रिस्टल पर टकराई है। टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जो है वो स्कैटर हो गई है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर आगे आप क्या बताएंगे? It is observed that the intensity at different angle is different। ये चीज ऑब्जर्व की गई कि अलग अलग एंगल के ऊपर जो इंटेंसिटी थी वो अलग अलग थी। एंड एज अ रिजल्ट वी ऑब्टेन डायफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम द क्रिस्टल। ठीक है, अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की गई थी इस क्रिस्टल के ऊपर, वहां से डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुए। ये डिटेक्टर की हेल्प से हमने मूव करा के देखा, कहीं पे उसकी इंटेंसिटी हाई थी, कहीं पे इंटेंसिटी लो थी, कहीं पे बहुत हाई थी, कहीं पे बहुत लो थी। वो कुछ इस तरह का पैटर्न जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया ना, ये डायफ्रैक्शन पैटर्न, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत हाई है, फिर यहाँ पर कम हो गई है, फिर थोड़ी सी बढ़ गई है, फिर कम हुई। तो अलग अलग पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंसिटी थी वो अलग अलग थी। इसकी वजह से जो गैल्वेनोमीटर ने करंट शो किया ना, उस करंट की वैल्यू भी अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग थी। तो इस तरह डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो आपको देखने को मिला। अब हमने तो ये देखा कि एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन को तो डिफ्रैक्शन नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर डिफ्रैक्शन करके दिखाई, जो कि एक वेव की प्रॉपर्टी है। तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ पार्टिकल तो है, लेकिन वो एज अ वेव भी बिहेव कर रहा है। अब जरा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। It can be observed from 44 to 68 volt, but significant intensity obtained at 54 volt. अब आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ 54 वोल्ट का, डायरेक्ट वैल्यू 54 वोल्ट की ली हुई है। अब मैं आपको उसके पीछे की जो है वो स्टोरी वो बताता हूँ। बच्चों, अगर आप इसको ये जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है आपका, ये वाला, ये V, ठीक है, अगर इसको आप 44 वोल्ट से कम रखते हैं तो आप प्रॉपरली इसको एग्जामिन नहीं कर सकते, इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं कर सकते थे इसकी, ठीक है। अच्छा, फिर आप अगर 44 से ऊपर जाते हैं तो आप इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना शुरू हो जाते हो, इस फिनोमेना को, ठीक है, जो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब 44 वोल्ट से लेकर 68 वोल्ट तक आप इस फिनोमेना को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं इस वोल्टेज की रेंज के दरम्यान। लेकिन 54 वोल्ट आपके पास वो बेस्ट वोल्टेज थे कि जिस वोल्टेज के ऊपर आके आपको बिल्कुल बेहतरीन तरह की जो है वो इंटेंसिटी मिल रही थी, ठीक है, हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन की मिल रही थी, हाई करंट मिल रहा था। तो इसलिए हम ये जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो 54 वोल्ट पर ही करेंगे, और आपकी बुक में जो वैल्यूज पुट की गई हैं वोल्टेज की वो 54 वोल्ट इसी वजह से ली गई। याद रखें कहाँ से लेकर कहाँ तक वोल्टेज की रेंज है, 44 से लेकर 68 वोल्ट की रेंज के अंदर अंदर आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, और इसकी जो यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना है उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छे से आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, हाई इंटेंसिटी आपको मिलेगी, वो इंटेंसिटी है जी हमारे पास 54 वोल्ट की। तो आपने 54 वोल्ट के ऊपर ही इसको जो है वो इसको रखना है, इस पोटेंशियल को, तभी आप अच्छे तरीके से इसकी इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को हासिल कर पाएंगे, यानी हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन की आपको मिलेगी, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया जो कि बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया, सिर्फ 54 वोल्ट डायरेक्टली वैल्यू जो है वो उसकी पुट की गई है। तो अब हमें पता चल गया कि 44 से लेकर 68 वोल्ट के दरम्यान में आप इसको वोल्टेज को अप्लाई करके ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन 54 वोल्ट हमारे पास वो बेस्ट वोल्टेज है जिसके ऊपर आके आपको हाई इंटेंसिटी मिलती है इसकी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट, at phi is equal to 50 डिग्री मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज ऑब्जर्व्ड। अब ये एक और चीज़ जो कि शायद आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, फाई का जिक्र। अब यहाँ पे दो तरह के एंगल है, एक एंगल है जी हमारे पास जिसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल, एक एंगल है थीटा जिसे हम कहते हैं ग्लैंसिंग एंगल। आपकी बुक में डायरेक्टली ये 65 डिग्री का जिक्र किया गया जब आप इस पॉइंट पर आएंगे तो, ठीक है। आप स्टूडेंट को ये समझ नहीं आ रही होती कि हमें कैसे पता चला कि ये 65 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो जब तक आप इस स्कैटरिंग एंगल को नहीं समझेंगे ना, तब तक आपको ये एंगल कैलकुलेट करना नहीं आएगा। बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो आपको मैं बताता हूँ स्कैटरिंग एंगल कौन सा होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन यूँ आ रहा है ना ऐसे, ठीक है, इस तरफ को, और ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट करके यूँ जाएगा इधर, तो ये इंसिडेंट और ये जो हमारे पास यहाँ से समझिए स्कैटर होकर जाने वाली जो रे है, ठीक है, इन दोनों के दरम्यान जो एंगल होता है ना उसको हम स्कैटरिंग एंगल कहते हैं। ये आने वाली और यहाँ से स्कैटर होकर जाने वाली, इन दोनों के दरम्यान एंगल को स्कैटरिंग एंगल कहते हैं और उसको हम फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और दूसरी अहम बात वो क्या कि जो स्कैटरिंग एंगल था ना 50 डिग्री का, 50 डिग्री के स्कैटरिंग एंगल के ऊपर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मिली। ये बात भी आपने याद रखनी है। ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 54 वोल्ट था जिसमें आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली, और जो एंगल भी है ना हर एंगल पे अलग अलग है, क्योंकि देखो यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपको डिफ्रैक्शन में मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, बाकी सारे पॉइंट की इंटेंसिटी इससे कम होती है, ठीक है। तो कोई ना कोई एक ऐसा एंगल तो होगा ना जिस एंगल के ऊपर जाके आपको मैक्सिमम मिले। तो ये 50 डिग्री का जो ये स्कैटरिंग एंगल है, इस 50 डिग्री के स्कैटरिंग एंगल के ऊपर आके आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। अब जो यहाँ पर मैंने ये छोटा सा पीक शो किया ना, ये असल में सिर्फ मान लीजिए कि इतना इतना इसका हिस्सा है, बाकी को मैंने शो नहीं किया। तो 50 डिग्री के ऊपर आके आपको एक जो मैक्सिमम इंटेंसिटी पीक है वो मिलती है, ठीक है। और यूं कह लें कि गैल्वेनोमीटर का जो करंट है वो आपको उस वक्त मैक्सिमम मिल रहा होता है, इलेक्ट्रॉन की के ऊपर सबसे ज़्यादा मिकदार पड़ रही होती है इस पॉइंट के ऊपर। और वो एंगल कितना एंगल है याद रखना है, वो एंगल है हमारे पास 50 डिग्री। और ये कौन सा एंगल है, ये स्कैटरिंग एंगल है। जो आपकी बुक में लिखा हुआ है 65 डिग्री का, वो गैलेंसिंग एंगल है। उन दोनों में फ़र्क मैं आपको बताऊंगा, अभी फिल वक्त इसको सीखिए। ये हमारे पास स्कैटरिंग एंगल कौन सा होता है, ये इंसिडेंट और जो यहाँ से स्कैटर होकर जाने वाली रे है, इन दोनों के दरम्यान में एंगल को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, तो ये इसके जो मेन पॉइंट्स थे वो सारे डिटेल के साथ हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। और जो 2-3 कन्फ्यूजन होती थी बुक के अंदर वो इन्हीं से रिलेटेड होती थी कि ये हमारे पास 54 वोल्ट कैसे पता चला हमें, ठीक है, क्यों 54 वोल्ट लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें बेस्ट इंटेंसिटी मिलती है, ठीक है। उसके बाद 65 डिग्री का एंगल वो आपको उस वक्त तक पता नहीं चलेगा जब तक आपको ये 50 डिग्री वाला एंगल यानी कि स्कैटरिंग एंगल पता नहीं चलता, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने ये प्यारी सी डायग्राम पेपर में बना देनी है। और अब हम आते हैं जी अपने असल काम के ऊपर।
अब डी ब्रॉय ने जो हमें एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया था लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी, इस रिलेशन के मुताबिक हम जो है वो इस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। ये एक थ्योरेटिकल हमें फार्मूला दिया था ना, क्योंकि ये सारी थ्योरी थी ना, मैंने बताया डी ब्रॉय ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसने सिर्फ ये थ्योरी दी हमें। अब इसका थ्योरेटिकल रिजल्ट हम निकालते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, जो स्कैटर होके गया, डिफ्रैक्शन का फिनोमेना इसने किया, ठीक है, ये एज अ वेव बिहेव कर रहा है, इसकी वेवलेंथ क्या है, ये वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है। डी ब्रॉय से फाइंड करते हैं। अब डी ब्रॉय के मुताबिक जो है वो लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम इंटू वी है। इलेक्ट्रॉन का मैथ तो आपको पता होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये आपको अभी पता नहीं है। अच्छा, एक अहम पॉइंट आपको बता दूं, यहाँ पर दो वी यूज हुए हैं। एक वी यूज हुआ है वेलोसिटी के लिए, एक वी यूज हुआ है पोटेंशियल के लिए। पोटेंशियल ये जो हमने अप्लाई किया यहाँ पर वोल्टेज, ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों में फ़र्क करने के लिए वी को इस तरह बनाया, सिंपल वी, और जो पोटेंशियल वाला वी है उसको मैंने थोड़ा सा यहाँ से ऐसे टर्न कर दिया ताकि आपको डिफरेंस पता चलता रहे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसकी वेलोसिटी की, तो फिर हम इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी हेल्प से ये रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन विद पोटेंशियल वी, एक इलेक्ट्रॉन जो कि एक्सेलरेट किया गया है विद सम पोटेंशियल वी, उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको फार्मूला पता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू वी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब ये आप समझेंगे सर ये किस तरह से ई इंटू वी के इक्वल है, हमें ये चीज़ बताइए। तो चैप्टर 1 पे आप सीख के आए हैं, वो क्या था हमारे पास, पोटेंशियल का फार्मूला V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब वर्क हो या एनर्जी हो, आप दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो मैं यहाँ पे वर्क की बजाय क्या लिख देता हूँ जी, मैं एनर्जी लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये जो Q है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, QV इज इक्वल टू E, यानी एनर्जी जो है वो आपके पास Q इंटू वी के इक्वल है, सही है। अब Q यहाँ पे चार्ज और V पोटेंशियल है। अब आपके पास जो पार्टिकल उस पर क्या चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है ना वो, तो इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, तो हम उसको E लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू साथ में पोटेंशियल V, तो मैंने यहाँ पर V लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू E। अब एनर्जी, एक मूविंग पार्टिकल, आप बताओ ना जरा, मूविंग पार्टिकल के पास कौन सी एनर्जी होती है, जो बॉडी मूव कर रही होती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि भाई इसके पास जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू वी, ये रिलेशन हमने इस्तेमाल किया, ये इसके पीछे सारे का सारा कॉन्सेप्ट है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू वी, क्योंकि हम जानते हैं इस फॉर्मूले के मुताबिक पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क को एनर्जी से रिप्लेस कर दिया। सो फिर E इज इक्वल टू क्या इंटू वी, एनर्जी निकालनी है तो चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रहा चार्ज इलेक्ट्रॉन का, और ये वो वी हमारा पोटेंशियल जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी एनर्जी आ जाएगी। कौन सी एनर्जी है ये, मूविंग पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ये काइनेटिक एनर्जी है, दैट्स वाई हाफ एम वी स्क्वायर इसकी जगह पे हमने ऐसे लिख दिया। 2 डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई कर दो, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू E इंटू वी। अब हम क्या करेंगे, हमने एक छोटा सा स्टेप लेना है, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों करना है उसकी वजह बताता हूं मैं आपको। m को इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, m को इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये m का स्क्वायर v का स्क्वायर बन गया, ये 2me इंटू वी बन गया, v पोटेंशियल वाला, ठीक है। अच्छा, यहां पर वैल्यू पुट करनी थी v के, तो ये बना बनाया mv है, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो बने बनाए mv की वैल्यू पुट हो जाएगी। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसी वजह से हमने m को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया था, ताकि इधर भी m का स्क्वायर हो जाए। तो एम वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू ई, साथ में पोटेंशियल v आ गया, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है आपने, ये एम वी की वैल्यू उठा के इस एम वी की जगह पे पुट कर दो, तो लैम्डा की जगह लैम्डा वैसे ही आ गया, एच की जगह पर एच वैसे ही आ गया, और एम वी की जगह पर ये एम वी की वैल्यू जो कि 2me इंटू वी आ गई। अब ये जो चीज़ें आ गई ना, ये सब चीज़ें हमें पता हैं, क्यों मैं बताता हूँ। 2 नंबर है, m मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और V पोटेंशियल है। पोटेंशियल हमने खुद अप्लाई किया, हमें पता है हमने कितना पोटेंशियल इस पे अप्लाई किया, 54 वोल्ट का, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है वो हमें मालूम है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है वो हमें मालूम है। तो ये सब चीज़ें पुट करके आप आसानी से वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए इस mv की जगह पर ये चीज़ को रिप्लेस किया गया, ठीक है, वरना डायरेक्टली हम इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। ओके, तो अब लैम्डा इज इक्वल टू इन सब वैल्यूज को पुट करना है। एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.63 10 पावर माइनस 34 जूल सेकंड होती है। उसके बाद स्क्वायर रूट लगाएंगे, यहाँ पर 2 एज इट इज आएगा। एम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 10 पावर माइनस 31 kg आ जाएगा। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम आ जाएगा।
V वो हमारा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, जो कि मैं बता चुका हूँ कि 54 वोल्ट का वो बेस्ट पोटेंशियल है जिसके ऊपर हमें ये हाई इंटेंसिटी मिल रही थी। तो 54 जो है वो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जूल पर कूलम। ठीक है, अब इस सब को कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। ये वेवलेंथ है और ये थ्योरेटिकल वेवलेंथ है। कौन सी वेवलेंथ है ये थ्योरेटिकल वेवलेंथ है, जो कि डी ब्रॉय के इस हाइपोथेसिस की हेल्प से हमने कैलकुलेट की, जो उसने हमें एक रिलेशन दिया था, फार्मूला दिया था लैम्डा इज इक्वल टू h/p वाला। ठीक है, इसकी हेल्प से हमने ये वेवलेंथ कैलकुलेट करके देखी। अब हम इसी चीज को ना, इस वेवलेंथ को ब्रैग्स लॉ से चेक करते हैं कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्टेड फॉर द ग्लेंसिंग एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री। अब ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि थीटा इज इक्वल टू 65 जो ग्लेंसिंग एंगल है उसके लिए हमने इसको चेक करना है। याद रहे कि ब्रैग्स लॉ के अंदर जो एंगल थीटा होता है ना, वो असल में गैलेंसिंग एंगल होता है, वो आपका स्कैटरिंग एंगल नहीं होता। यानी ये फाई नहीं होता स्कैटरिंग एंगल, वो गैलेंसिंग एंगल होता है। गैलेंसिंग एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जो कि सरफेस के साथ बनता है, सरफेस के साथ बनता है। और उसकी एक ये वो खूबी होती है कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे फर्ज करना, ये ऐसे है, ये यूँ आया और यूँ गया, ये वाला और ये वाला एंगल, इसको गैलेंसिंग एंगल कहते हैं, जो सरफेस के साथ बन रहा है। और ये साइड में जो एंगल होता है और ये टू साइड में जो एंगल होता है, ये दोनों क्या होते हैं? ये इक्वल होते हैं। ये बात याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने इस क्रिस्टल को सामने रखा हुआ है, यहाँ से ये रे आई है, इसकी ये जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं ये वो हमारे पास यूँ समझ लीजिए कि जो निकल के एटम्स हैं वो इस पॉइंट्स के ऊपर पड़े हुए हैं। ये इसकी क्रिस्टल है, ठीक है, ये क्रिस्टल लैटिस है। हमने क्या किया, इन सबको लाइंस को ना ऐसे ज्वाइन करके ना एक सरफेस यूँ बना दिया, इस तरह का प्लेन बना दिया ऐसे, ठीक है। ये अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आ जाएगी तो फिर किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ से ना उस गैलेंसिंग एंगल का हमें पता नहीं चलता जो आपकी बुक में डायग्राम दी हुई है। इसलिए मैंने एक्स्ट्रा एक फिगर यहाँ पर बनाई है ताकि आपके माइंड को ये चीज़ क्लियर करे कि किस तरह से एंगल थीटा जो है 65 है और किस तरह से सरफेस के साथ गैलेंसिंग एंगल बन रहा है। हमने यहाँ पर ये वाली लाइन्स नहीं ली, ये देखिए, एक तो ये पैटर्न है ना, ये सरफेस बन सकती है इनकी पॉइंट्स की, ये जो हमारे पास एटम्स हैं ये वाले, ये, और एक ये भी तो बन सकती है ना जो यूं जा रही है ऐसे। तो हमने ये वाली सरफेस कंसीडर की है, ये कुछ इस तरह से जो आ रही है ऐसे, ठीक है, इसके ऊपर आके यूं पड़ती है ऐसे रे। अब इसका जो स्कैटरिंग एंगल है हमने वही लिया जो इसका था 50 डिग्री का, ठीक है, 50 डिग्री का स्कैटरिंग एंगल है। तो फिर ये इसके सरफेस के साथ जो एंगल बनेगा ये गैलेंसिंग एंगल कहलाएगा। और गैलेंसिंग एंगल के लिए मैंने बताया था कि हमारे पास इस तरफ का एंगल और इस तरफ का एंगल क्या होनी चाहिए? सेम। अब एक जो लाइन है उसका टोटल एंगल होता है 180 डिग्री, उसमें से एक ये 50 डिग्री है, वो निकाल दो, पीछे बचा 130 डिग्री। अब 130 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करो ना ज़रा, तो 65 डिग्री आएगा। बात समझो, एक जो हमारे पास टोटल एंगल होता है एक लाइन का वो 180 डिग्री होता है। 180 में से इतना जो है वो हमारे पास 50 डिग्री है, ये फर्ज कर लो 50 डिग्री है। अब बाकी ये और ये इक्वली डिवाइड करना आपने। 180 में से 50 तो ये गया, पीछे 130 बचा, तो फिर ये भी 65 होगा और ये भी 65 होगा। इस तरह से हमें पता चला कि किस तरह से गैलेंसिंग एंगल जो है वो 65 डिग्री का बनता है, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको फर्क पता चल गया होगा कि स्कैटरिंग एंगल और होता है, गैलेंसिंग एंगल और होता है, ठीक है। तो ये आपके पास गैलेंसिंग एंगल आ गया 65 डिग्री का। अब हमने ब्रैग्स लॉ का मशहूर फार्मूला m लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा इसके ऊपर अप्लाई करना है और उसकी हेल्प से हमने वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पर हम m की वैल्यू जो है वो 1 लेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन। ये तो यहाँ पर m की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin ऑफ थीटा आ जाएगा आपके पास। अब इसमें वैल्यूज पुट करो। अब यहाँ पे जो हमारे पास 2 है वो तो ऑलरेडी एक नंबर है, d जो है वो स्पेसिंग है, इन दोनों के दरमियान जो स्पेसिंग है ना, ये देखें मैंने यहाँ पे शो की, ये स्पेसिंग d, दो लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है स्पेसिंग d। और इसकी वैल्यू निकल क्रिस्टल के लिए आपको याद रखनी पड़ेगी, वो 0.91 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो साइन ऑफ थीटा, थीटा गैलेंसिंग एंगल होता है, तो साइन 65 डिग्री मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब आप इनकी वैल्यूज पुट करें। ये मैंने साथ मेंशन किया है कि d की वैल्यू जो है वो 0.91 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसको 0.91 10⁻⁻10 मीटर्स भी कहते हैं। ये 2 इसी तरह से आ गया, ये वैल्यू इसी तरह से लिखी है आपने, साइन 65 की वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको थीटा की लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 1.65 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। इस वैल्यू को हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला, ये था डी ब्रॉय का जो थ्योरी थी, जो उसका एक कॉन्सेप्ट था जो उसने हमें दिया थ्योरेटिकल, उसके थ्रू हमने वेवलेंथ निकाली और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ भी आ गई। तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि इस डी ब्रॉय की निकाली गई वेवलेंथ और जो यहाँ से हमें वेवलेंथ मिली वो एग्जैक्टली तकरीबन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही कह लिया। अब इसको ये लिखी हुई है 1.66 10⁻⁻10, ये लिखी है 1.65 10⁻⁻10 मीटर्स, तो तकरीबन ये बिल्कुल इसके बराबर ही आ जाती है,
ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइनल रिजल्ट बताएंगे। क्या कंक्लूजन निकला? एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, ये वाली experimentally observed value of wavelength is in excellent agreement with the theoretically predicted wavelength। ये theoretical predicted wavelength जो डी ब्रॉय ने बताई थी, ये experimentally calculated wavelength, इन दोनों को ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम वैल्यूज आ रही हैं आपस में, जो है वो ग्रेट एग्रीमेंट में, एक्सीलेंट एग्रीमेंट में है, ठीक है। तो यहाँ से बात पता चली कि भाई डी ब्रॉय ने जो बातें की थी कि जो पार्टिकल है वो एज अ वेव एक्ट कर सकता है, बिल्कुल ठीक कहा उसने। और जो उसने एक फार्मूला हमें दिया था कि जो पार्टिकल एज अ वेव एक्ट करेगा तो उससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी वो वेवलेंथ जो है वो हम इस फार्मूले से निकाल पाएंगे। तो बिल्कुल वही वेवलेंथ मिली हमें जो कि हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से निकाली, और वही वेवलेंथ हमें यहाँ पे थ्योरेटिकल भी मिली। तो यहाँ से इस चीज़ का हमें क्लियर एविडेंस मिल गया कि जी बिल्कुल डी ब्रॉय ने ठीक कहा था, पार्टिकल एज अ वेव भी बिहेव करता है और पार्टिकल की जो वेवलेंथ है वो भी इस फार्मूले से निकाली जा सकती है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो एक्सपेरिमेंट है वो सिर्फ इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं किया गया था, ये एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन के लिए किया गया, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए किया गया, ये न्यूट्रॉन के लिए किया गया, ये हाइड्रोजन के लिए किया गया, ये हीलियम के लिए भी किया गया, और सब के अंदर हमने इस पार्टिकल की जो वेव नेचर है उसको ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो इसलिए आप साथ में लिख सकते हैं, फॉर अदर पार्टिकल द डिफ्रैक्शन पैटर्न कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड विद द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन एटम एंड द हीलियम एटम, सो इट कंफर्म दैट द वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो ये फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल है उसकी वेव नेचर जो है वो होती है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।